अध्यक्ष को लिखा पत्र, कल्याण बनर्जी पर चेयरमैन को अपमानित करने और कांच फेंकने का आरोप। और चक्रवाती तूफान दाना के आज रात ओडिशा तट से टकराने की आशंका, नुकसान से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कसी कमर। तो सबसे पहले बात गठबंधन में कांग्रेस की किरकिरी। आखिर ऐसा क्यों कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस को उनके ही सहयोगी किनारे लगाने पर उतारू हैं। कई दिनों के शोरगुल के बाद आखिरकार महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की लिस्ट आई, लेकिन इस फॉर्मूले ने सबसे ज्यादा चौंकाया 85-85 सीटों वाले फॉर्मूले पर। और अब तीनों दल 85-85 सीटें लड़ेंगे, ना कोई बड़ा भाई और ना कोई छोटा भाई। शिवसेना उद्धव और कांग्रेस के झगड़े में एनसीपी शरद पवार 55 से 85 तक पहुंच गई। सीएम का चेहरा कौन होगा, यह चुनाव के परिणाम से तय होगा। सीट शेयरिंग में फंसे पेच को सुलझाने में शरद पवार की मध्यस्थता की भूमिका रही थी। शिवसेना उद्धव ने साफ कर दिया था कि कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होगा। कांग्रेस का दावा 2024 के लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का था और इस आधार पर वो अपने को बड़े भाई कह रहे थे। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत का दावा है कि 270 सीटों पर समझौता हुआ है, बाकी 18 सीटें सहयोगी दलों को मिलेंगी, लेकिन 15 सीटों पर फैसला होना अभी बाकी है। इंडी गठबंधन का आदर्श स्लोगन बीजेपी को रोकना है। इसी थ्योरी पर सपा और ओवैसी जैसी पार्टियों को साथ लेने की बात कही जा रही है, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा नतीजे के बाद सहयोगी दलों ने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर इंडी गठबंधन सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर लड़ेगा। कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी चुनाव चिन्ह सपा से ही मिलेगा। पिछले महीने में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर दबाव बनाया था और 5 सीटों को लेकर जो कांग्रेस का दबाव था वो काम नहीं आया, लेकिन सपा ने 7 सीटों की लिस्ट जारी कर दी थी और कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें छोड़ी थी और अब सिंबल से भी वंचित कर दिया। अखिलेश यादव का तर्क है कि पीडीए यानी मुस्लिम वोट के बंटवारे को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का सिंबल क्यों छीना गया। अगर वो पंजे के निशान पर लड़ते तो फर्क क्या पड़ जाता। महाराष्ट्र के महायुति के तीनों दलों ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। दूसरी और अंतिम सूची पर चर्चा दिल्ली में आज होनी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मुलाकात होनी है। कुछ सीटों को लेकर महायुति में भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन मेरिट के आधार पर इसे तय किया जाएगा, ऐसा आश्वासन ये तीनों दल दे रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के वायनाड में नामांकन को लेकर उठे सवाल से ने कांग्रेस की किरकिरी करा दी है। एक बार और कांग्रेस की किरकिरी। बीजेपी ने सवाल किया है कि परिवार अंदर और पार्टी अध्यक्ष बाहर क्यों। आपने तस्वीरों में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे गेट से बाहर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा है कि प्रियंका गांधी जब वायनाड में नामांकन फाइल कर रही थी तब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर कर दिया गया। वो दरवाजे से बाहर झांकते हुए दिखाई दिए और दरवाजे के पिछड़े समाज के नेता को परिवार ने हमेशा पीछे ही बैठाया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच इतना तय है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी विपक्ष की बड़ी जीत का श्रेय दे रहे थे, लेकिन हरियाणा के हार के बाद इस हार का श्रेय सहयोगी पार्टी राहुल गांधी को दे रहे हैं और क्षेत्रीय दलों के साथ चलने की मुफ्त सलाह भी दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि नाना पटोले क्या कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर कांग्रेस के नेता। आइए उनको सुनते हैं। हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक एकमत हमने किया है सीट के ऊपर, और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं।
ये हवाबाजी पतंगबाजी चलती रहती है। जरूर कल हम पवार साहब के सामने बैठे थे, पवार साहब ने हमें गाइड किया, उद्धव ठाकरे साहब ने भी फोन पर गाइड किया, और हमें चाहते हैं कि किसी भी रोक टोक के बिना ये चुनाव हो जाए, हमारी जो एकता है वो लोगों के सामने आए। मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला की बात मत करिए आप, और हो जाएगा शाम तक, कोई चिंता की बात नहीं। तो आपको याद होगा कि यही नेता पहले फॉर्मूले की बात कहते हैं, अब पत्रकारों से कह रहे हैं फॉर्मूले की चिंता आप मत करिए। बहरहाल इसी तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में भी गर्म है, जहां पर अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों कहा करते थे कि हम मिलकर साथ लड़ेंगे, लेकिन अब अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आया है। बात सीट की नहीं है, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। साइकिल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेंगे सभी 9 प्रत्याशी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, यह कहना है अखिलेश यादव का। यहां आपको याद दिला दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने यह बार बार कहा था कि वो शायद इन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से किनारा करने पर विचार कर सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनसे पूछा तक नहीं था। यहां तक कि जो प्रदेश का नेतृत्व था वो तो कह रहा था कि उनको खबर भी नहीं है कि आखिर कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी उतारा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ये अखिलेश यादव का धोबी पाट दांव तो नहीं है कि उन्होंने सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की बात कही और दरअसल उन्होंने सभी जगह अपने प्रत्याशी उतार दिए, और कांग्रेस अब इस पर कुछ कह भी नहीं सकती। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता एसएन सिंह, प्रवक्ता, आइए सुनते हैं। देखिए, समय समय पर समाजवादी पार्टी का छल का बल वो दिखाई देने लगता है, और समाजवादी पार्टी अपने छल के बल कभी समाज के साथ करती है, कभी परिवार के साथ करती है, और कभी अपने सहयोगियों के साथ करती है। आज समाजवादी पार्टी ने अपने छल के बल का प्रयोग अपने सुंदर सहयोगी कांग्रेस के साथ कर दिया। सवाल ये नहीं है कि सपा ने दिया नहीं या कांग्रेस ने लिया नहीं, सवाल ये खड़ा हो गया कि जो सबसे सुंदर सहयोगी बनकर चुनाव में आए थे और चुनाव में जा रहे हैं, आज उसी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने हार की गारंटी मान ली। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है मिश्रा जी आपका। संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी आपका भी स्वागत है। विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हुए हैं। विनोद जी आपका भी स्वागत है। और विनोद जी, अगर हम इसको जो सारी चर्चा अभी आपने सुनी, ये जो रिपोर्ट है वो आपने देखी, अगर इसको हम ये कहना चाहें कि हर जगह से कांग्रेस को किनारा लगाने की जो एक कोशिश है वो सहयोगी दल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि एडजस्टमेंट की इस सियासत में कांग्रेस को ही एडजस्ट कर दिया उनके सहयोगी दलों ने, अगर हम कुछ इसको ऐसे देखें। निखिल, मैं आपकी रिपोर्ट में अभी देख रहा था, अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है, और राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाते हुए उनकी वो तस्वीर जो है, वो एक बात तो एक बड़ा मैसेज है। मैसेज ये है कि दिल मिले न मिले लेकिन हाथ मिलाते रहिए। तो ये दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए क्या कि जो एक कंपल्सन है अभी इंडिया गठबंधन में, वो साफ साफ आपको यूपी में भी दिखाई दे रहा है, आपको महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है, या आप हर जगह देखें, इवन कि केरल में भी दिखाई दे रहा है। तो अब ये सवाल तो जरूर उठता है कि क्या ये इंडिया गठबंधन सिर्फ पार्लियामेंट तक है या पार्लियामेंट के बाहर में भी है, जहां ये दावा करते हैं कि ये चट्टानी एकता है। रही सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब आप महाराष्ट्र को देखते हैं तो कांग्रेस की ये कल तक जब ये लिस्ट आ रही थी, आज लिस्ट आ जाएगी, शाम तक लिस्ट आ जाएगी, और ये करते करते जब शरद पवार बैठे तो कैसे तीनों दल को, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी शरद पवार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सबको 85-85 के आंकड़े में ला दिया। तो अब ये सवाल उठता है कि कांग्रेस का ये क्लेम कहाँ चला गया बड़े भाई के, और सबसे 2024 में जो दावा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा 13 सीट वो जीत के आए हैं, तो बड़ी पार्टी की भूमिका में है, विधानसभा में बड़ी पार्टी का ये है। तो कितनी चालाकी से शरद पवार ने पहले कांग्रेस
और शिवसेना को लड़ा दिया और अपनी जो 50 और 55 सीटें मिलनी थी उनको, उसको 85 पे ले गए। तो ये सारे सवाल तो कांग्रेस के लिए है। इसी सवाल को लेके कांग्रेस के सामने में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया वो अखिलेश यादव ने किया है कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को अगर वो सिंबल विहीन कर दे रहे हैं तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी आज अगर यूपी में ये प्रचार करे कि अखिलेश यादव के पार्टी के सिंबल से कि ये कैंडिडेट भी हमारा ही है और एक ज्वाइंट कैंपेन की बात करे, तो सीधे सीधे ये मान लेना चाहिए कि रीजनल पार्टी के जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उन्होंने हरियाणा चुनाव के बाद एक मैसेज कांग्रेस को दे दिया है कि ये तुमसे नहीं होगा। आपको अगर सरवाइव करना है राजनीति में तो आपको क्षेत्रीय दलों की डिक्टेशन जो माननी पड़ेगी। और ये डिक्टेशन कम से कम आप ये देख लीजिए कि सीधे सीधे शिवसेना ने और सीधे सीधे अखिलेश यादव ने अभी दे दिया है। जी, हमारे साथ शिशिर शेलार भी जुड़े हुए हैं मुंबई से। फिलहाल शिशिर को थोड़ी देर में जोड़ेंगे। मुझे बताया गया कि शिशिर थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वहाँ से अपडेट्स भी लेंगे, लेकिन इस पूरी खबर पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा और संदीप त्रिपाठी कांग्रेस और बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी, अगर कांग्रेस की बात कही जाए और आपसे समझने की कोशिश करें कि राष्ट्रीय पार्टी जो बार बार कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में सिंबल विहीन, ऐसी क्या वजह है, ये स्वीकार करने के पीछे का कारण क्या है? और आपको क्या लगता है कि ये संदेश देना नहीं हुआ कि कांग्रेस के सिंबल पर अब जनता वोट नहीं देगी? नहीं, देखिए, ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे निखिल जी, तो ये उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। कोई जो है उस तरीके के विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे हैं। उपचुनाव में जाहिर सी बात है, पहली बात तो हम सभी ये परसेप्शन होता है कि सत्ता पक्ष जो होता है उसको बेनिफिट बहुत सारे होते हैं और उस बेनिफिट के खिलाफ जो भी चुनाव लड़ता है वो उन सबसे भी लड़ना पड़ता है, सब सरकार से भी लड़ना पड़ता है, पार्टियों के अलावा। रही बात, अभी अखिलेश जी ने अपनी बात कही है, पार्टी का भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना पार्टी की अभी कोई बात आई है। हम लोगों का एज ए कार्यकर्ता कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर ये कहता है कि आपको हमने घोषित चुनाव में जिस तरीके से मदद की उस तरीके से मदद करनी है, या अलग से चुनाव लड़ना है तो हम अलग से लड़ने के लिए हमारी तैयारी 10 सीटों पर, मैं फिर कह रहा हूं कि 10 सीटों पर हमारी सीटें, इवन जो 5 सीटें और भी आने वाले समय में खाली होने वाली है वहां पर भी बराबर तैयारी चल रही है। हम संगठन से लेकर जिस तरीके से कैंपेनिंग हुआ, तो उस तैयारी का क्या फायदा, कितनी घोर निराशा आप जैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को होती होगी कि आप 10 जगह, आपने कहा तैयारी, फिलहाल 9 जगहों पर इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, आपको एक भी सीट नहीं दी। जो चुनावों से पहले अभी जो पिछले दिनों चर्चा थी कि कांग्रेस तो विरोध में एक भी सीट नहीं लड़ने वाली है, और अब अखिलेश यादव ने कह दिया हम सचमुच आपको एक भी सीट नहीं देंगे, 9 जगह जो होगा सिंबल हमारा ही होगा। कार्यकर्ताओं का क्या होगा कांग्रेस के? नहीं, मैं बताता हूं निखिल जी। देखिए, हमारे जो खिलाफ में पार्टी है उसकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, वो एक ऐसी पार्टी है, महाराष्ट्र में शिवसेना से पीछे हुआ करती थी, छोटा भाई हुआ करती थी, आज बड़े भाई के रोल में पहुंच गए। मतलब एक परजीवी, मोदी जी ने एक शब्द दिया था परजीवी, तो परजीवी है, शिवसेना के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना शुरू किया। तो यही बात तो वो आपके लिए कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कभी आप भी बड़े भाई हुआ करते थे, 400 सीटों पर 25 में से 350 सीटों पर परचम लहराते थे समाजवादी पार्टी के जूनियर। अब समाजवादी पार्टी ने आपका सारा वोट ले लिया। आपने अभी ऐसी बात कर दी यार, 103 एमएलए बीजेपी के अभी भी हैं विधानसभा में, आप कह रहे हैं शिवसेना के कंधे पे। नहीं, सुन लीजिए सर, क्या ये इतिहास नहीं, वो पुरानी बात कर रहे हैं विनोद जी, वो पुरानी बात कर रहे हैं जी, कि जो है पहले शिवसेना बड़ी भाई हुआ करती थी उसी महाराष्ट्र में और भाजपा छोटी हुआ करती थी। तो वही तो बात मैंने कही कि उत्तर प्रदेश में कभी आप 350 सीट पाया करते थे 425 की विधानसभा में, अब आप कोई छोटे भाई होने लायक भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी भूमिका बिल्कुल छोटे भाई की है, तभी तो हमने देखिए लोकसभा चुनाव में वो कितनी सीटों पे चुनाव लड़े। दरअसल सच ये है कि जनता तय करती है कि बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, और अब आपके नेताओं ने तय कर दिया। मैं सवाल जो मेरा उस पर आइए ना, मैं कह रहा हूं कि आपके नेताओं ने तय कर दिया कि आपके सिंबल से चुनाव लड़कर कोई फायदा नहीं होगा। ये अखिलेश यादव ने साफ एक तरह से ऐलान कर दिया, क्योंकि आपके सिंबल से वोट नहीं मिलेगा, यानी लायबिलिटी तो हो गए ना एक तरह से आप।
नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि वोट नहीं मिले। नहीं, रीडिंग इन राजनीति में क्या समझने की जरूरत है? नहीं, मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ, सिंबल पे ही लड़ने की बात कर रहा हूँ। उसी महाराष्ट्र में और इसी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हमारे छोटे छोटे दल हैं जो कि जिनका वोट ऑफ परसेंटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन भले वो छोटे दल हो, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज चाहे वो अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो। निषाद पार्टी जी के, संजय निषाद जी के लड़के जब चुनाव उनको लड़ना हुआ तो भाजपा ने क्या कहा कि संजय निषाद जी के पुत्र उनके सिंबल पर चुनाव लड़ जाएं। तो क्या भाजपा ये मानती है कि संजय निषाद के पार्टी का जो सिंबल है वो इस लायक नहीं है कि उनको वोट नहीं मिलता? ऐसा नहीं था ना। मुझे नहीं लगता कि भाजपा अगर ऐसी सोच रही थी, ऐसी उसकी सोच रही हो तो मुझे तो ठीक है। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कोई समस्या नहीं है और आप लोगों ने स्वीकार कर लिया है, आप सपा के सिंबल पर, अब आपके जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर टिकट मांगने के लिए जाएंगे? नहीं निखिल जी, हमने ये नहीं स्वीकार किया। हमने ये कहा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इस बारे में डिस्कशन करेगा। एक बात महत्वपूर्ण, और मैं पिछली डिबेट में आपके साथ था, तब हम इसी बात पर डिबेट कर रहे थे, संजय राउत जी के एक स्टेटमेंट पर। हाँ, ये कह रहे थे कि हमारा जो वहाँ का लीडरशिप है और जो है वो इस सक्षम नहीं है। आज हमने दिखा दिया ना, उन्हीं संजय राउत जी के साथ नाना पटोले जी बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और गठबंधन की सीटों का ऐलान करते हैं। अब इसको देखिए, समझने का फेर है। मैं क्या ही कहूं, 55 सीट वाले शरद पवार 85 सीटें ले उड़े। ठीक है, आपको भी 85 पे ले आए, आप बड़े भाई थे। ठीक है, आप कहां 150 सीटें और कितनी सीटों की बात कर रहे थे? अब आप अगर उसमें संतुष्ट हैं तो फिर कोई क्या ही कहे। नहीं, पिछले बिल्कुल संतुष्ट है। पिछले चुनाव हमारे पास 44 सीटें थी, हम तीसरे नंबर पे थे। हाँ, तो यानी आपका वोट बैंक जो बढ़ा लोकसभा में, आप उससे आपका अब दावा अभी तक जो बड़े भाई का था वो अब आपने वापस ले लिया। 85 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा गठबंधन 200 प्लस सीट जीत कर आएगा। ये आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं कौशल कांत मिश्रा जी के पास आऊंगा। कौशल कांत मिश्रा जी, ये जो सारी सियासत है, दरअसल इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या, क्योंकि यूपी से लेकर और आप अगर महाराष्ट्र तक की बात करें, आप देख रहे हैं कि जो पूरी सियासत है दरअसल किसी भी लेवल तक गिर जाएंगे, लेकिन बीजेपी और एनडीए को रोकना है, ये कहीं ना कहीं ये संदेश भी जा रहा है। निखिल जी, इसको एक लाइन में कहूं तो गठबंधन आज मजबूरी है, दिल में बहुत ही दूरी है। इसी तरीके से इंडी गठबंधन चल रहा है और कांग्रेस को कट टू साइज करने का काम इंडी गठबंधन के लोग करते आए हैं और कर रहे हैं। क्योंकि ये आप ये समझिए, ये अवसरवादी गठबंधन है। आप कहीं से भी देखिए, चाहे जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए, वहां पे कांग्रेस की बैसाखी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी के साथ जाने की कोशिश करते हैं, झारखंड में जेएमएम के साथ जाने की कोशिश करते हैं, कर्नाटका में लेफ्ट के साथ लेते हैं और कभी अपोज करते हैं एक जगह, महाराष्ट्र में 85 कट टू साइज कर दिए गए हैं। और अगर निखिल जी, अगर कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता को दिक्कत नहीं है, तो हमें लगता है कि हमें इस बात पे ज्यादा तूल देना ही नहीं चाहिए। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि बहुत छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, उन छोटी पार्टियों को सिंबल पे लड़ाया जाता है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस छोटी पार्टी हो गई है, तो इसमें हमें क्या दिक्कत है? हम तो खुश होंगे ना। मतलब मुझे क्या फर्क पड़ता भाई, कांग्रेस बिल्कुल छोटी पार्टी हो गई, वो अपने आप को निषाद पार्टी से कंपेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। हम तो यही चाहते हैं ना, हम तो एज सत्ताधार पार्टी हम तो यही चाहेंगे ना कि जो सबसे बड़ा विपक्ष है वो खत्म हो जाए, और कांग्रेस आप उसको एक्सेप्ट कर रही है तो बधाई हो कांग्रेस को, कांग्रेस बिखर रही है और खत्म हो रही है, और क्या चाहिए हमें। लेकिन अगर सीट समझौते की बात करें तो महाराष्ट्र में महायुति में आपके यहाँ भी सभी सीटों पर समझौता हुआ नहीं है त्रिपाठी जी, मिश्रा जी। निखिल जी, देखिए, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में बड़े भाई छोटे भाई सबको मिला करके एक साथ काम किया जा रहा है, कहीं पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपस में बात करके सारी चीजें की जा रही हैं। शीर्ष नेतृत्व तो तय करता है, एक साथ बैठ के सबसे बात करके तय करता है, ना कि अखिलेश यादव की तरह 7 सीटें डिक्लेयर कर दी, 2 सीटें कांग्रेस से कहीं लेनी लो, नहीं तो कांग्रेस ने कहा हम लेंगे, नहीं तो उन्होंने कहा हम सब पे डिक्लेयर कर देते हैं। अब देखो ना, कंपैरिजन तो देखो, दोनों तरफ कंपैरिजन देखो। त्रिपाठी जी आप बोल लीजिए, त्रिपाठी जी बोल लीजिएगा, त्रिपाठी जी प्लीज। अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं तो सबसे कम बोला हूं भाई, और मैं तो कुछ भी नहीं बोला हूं। हम तो यही कह रहे हैं कि जो कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है तो कांग्रेस को बधाई हो। हमारा तो यही मुहिम थी ना, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है।
ठीक है, निषाद पार्टी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो इस पर जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, सबसे पहले तो दोनों दलों का जो गठबंधन है, यानी कि महायुति और महाविकास अघाड़ी, दोनों में जो सीट शेयरिंग को लेकर के चल रहा है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है आज शाम तक आज कुछ चीज़ें और फाइनल हो जाएंगी, तो वो उसके बारे में अपडेट आप हमको दें। और जिस तरह से ये 85-85-85 का फॉर्मूला आया है, क्या रिएक्शंस हैं आम वर्कर्स में तीनों पार्टियों के, और वोटर क्या कुछ कहते हैं? बिल्कुल, देखिए निखिल, सबसे पहले अगर 85 के सीट शेयरिंग फार्मूले की बात करें तो विपक्ष भी यहाँ पे यही कह रही है, जो वर्कर्स लोग भी यही कह रहे हैं कि जहाँ तक बात करें, कंपैरिजन करें, तो कुछ दिनों पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके रिजल्ट जब आए थे, उसके बाद बात चली थी कि किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, और जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा जाहिर सी बात है कि उसको तवज्जो मिलेगी, उसको सीट ज़्यादा मिलेगी, इस प्रकार से बातें चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद कल हमने जब देखा तो तीनों पार्टियों को समसमान सीटों का यहाँ पर बंटवारा किया गया है। तो ऐसे में क्या स्ट्राइक रेट का जो बात कही जा रही थी उसको शायद इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सीट शेयरिंग हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने जो थे वो सबसे ज़्यादा सीटें लड़ी थी, कांग्रेस दूसरे पायदान पर थी, और उसके बावजूद कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आई थी। तो ऐसे में इस वक्त कांग्रेस ये कह रही थी कि चूंकि सीटें ज़्यादा आई है तो स्वाभाविक बात है कि उनको सीटें लोकसभा विधानसभा में ज़्यादा चाहिए थी, और ये कांग्रेस के नेताओं से बात भी कई बार सामने भी आई। हालांकि इसके बाद सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो होता है उसमें भी एक बात मैं आपको कह दूं कि 270 जो सीटें हैं उस पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये 270 सीटें जो है किस प्रकार से, मतलब 50 सीटें तो बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ सीटें अभी बाकी है, तो उन सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिन सीटों पर इससे पहले थोड़ा सा वाद चल रहा था, प्रतिवाद चल रहा था दोनों पार्टियों की तरफ से, तो अभी भी उस बारे में ये बात क्लियर नहीं हुई है कि वो सीटें कौन सी पार्टी को दी जाएगी और पे कौन से प्रत्याशी खड़े होंगे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आज का दिन अगर देखा जाए तो आज महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने कल ये ऐलान कर दिया था कि जो 18 सीटें हम छोटे पार्टियों को दे रहे हैं उनके साथ जो है आज विचार मंथन किया जाएगा, और किस प्रकार से ये 18 सीटें उनमें बांटी जाएगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो आज जो है उस बारे में जो है महाविकास आघाड़ी के नेताओं में चर्चा जारी है कि किस प्रकार से फिर चाहे वो सपा हो या फिर बाकी अन्य पार्टियां, उनको किस प्रकार से इंक्लूड किया जाए। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र में जो थे अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर सभा भी ली थी और ये दरख्वास्त की थी कि महाराष्ट्र में इंडी अलायंस बनकर लड़ना है और इसीलिए वो इंडी अलायंस का पार्ट है, तो ऐसे में उनको भी महाराष्ट्र में सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, उनकी मांग थी। तो ऐसे में आज जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खासतौर पर छोटे बाकी अन्य सहयोगी उनके साथ तय किया जाएगा। जहाँ तक बात करें महायुति की, तो इस वक्त महायुति के जो तीनों पार्टियों के प्रमुख है वो इस वक्त दिल्ली में अमित शाह के साथ चर्चा होगी। महायुति में भी कुछ जगहों पर जो है पेंच फंसा हुआ है, हालांकि उनको बढ़त जरूर मिली है। जहां तक बात करें कि फर्स्ट जो लिस्ट है तीनों पार्टियों ने अपनी जारी की है, लेकिन इसके बावजूद कुछ सीटें जरूर ऐसी है जहां पर चर्चा और विचार विमर्श करने की जरूरत है, जिसके लिए महायुति के तीनों नेता इस वक्त दिल्ली में हैं और अमित शाह से चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर एक खबर जो कल से सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही है, तमाम जगहों पर दिखाई जा रही है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और वो चर्चा है कि वायनाड में जब प्रियंका गांधी नामांकन करने के लिए गई तो जिस तरह से दरवाजे के बाहर उनको उस कक्ष से जहां नामांकन हो रहा था उससे बाहर कर दिया गया, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और कहा जाता है कि पार्टी में दरअसल दलित चेहरा है, और जिस तरह से दलितों की सियासत करने की बात कांग्रेस पार्टी करती है और कहती है कि हम एक आम कार्यकर्ता को भी अध्यक्ष बना सकते हैं। ये ये तस्वीरें आप अपने टीवी सेट्स पर देख रहे हैं, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे भीतर झांकते हुए नजर आ रहे हैं, ये उनकी बेबसी भी नजर दर्शाती है और किस तरह से उनको उपेक्षित किया गया इस पूरे प्रकरण में। और इस पूरे नामांकन के दौरान परिवार बाहर रहा, परिवार अंदर रहा, और खड़गे साहब अध्यक्ष जो है वो बाहर रहे। इस पर बीजेपी ने भी अपना तंज कसा है और जो है इस पर ढेर सारी बातें भी लगातार हो रही हैं। और गौरव भाटिया क्या कुछ कहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, आइए आपको सुनाते हैं। ये तस्वीर सब कुछ कहती है। ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, ये आगे बैठे हैं। इनके बगल में है प्रियंका गांधी वाड्रा, इनके पुत्र रेहान, इनकी भी एंट्री हो चुकी है, ये भी आगे बैठे हैं। सोनिया गांधी
कमरे के अंदर हैं और राहुल गांधी भी कमरे के अंदर हैं। जितनी जानकारी हमें है 5 लोग नामांकन करते हुए कमरे के अंदर रह सकते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, क्राइम मास्टर गोगो, जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और रेहान वाड्रा, 5 अंदर आ गए। तो पार्टी का अध्यक्ष है तो क्या हुआ, पिछड़े समाज से आता है तो क्या हुआ। ये तस्वीरें बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही है। विनोद जी, पार्टी का अध्यक्ष है तो क्या हुआ, पिछड़े समाज से आता है तो क्या हुआ, और तीसरी पीढ़ी अगर कहा जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा के पुत्र रेहान भी वहां मौजूद रहे, लेकिन अध्यक्ष जी को जगह नहीं मिली। निखिल, देखिए, ये चर्चा और ये खबर तो इसलिए बनी है कि राहुल गांधी जिस तरीके से दिल्ली में यहाँ अफसरों की जाति गिनते थे और जिस तरह से वो कह रहे थे कि पिछड़ों को अभी तक दबाया गया है, दलितों को दबाया गया है, वो चीफ सेक्रेटरी से लेके और मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी तक के जाति गिन रहे थे। तो ये सवाल तो शायद बीजेपी को पूछने का आज हक जरूर बनता है कि भाई, जिस दलित समाज से आने वाले पार्टी के अध्यक्ष को लेके आप राजनीतिक सभाओं में, मंचों पे जाके ये कहते हैं कि हमने एक दलित को पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, कांग्रेस की एक सबसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी के अध्यक्ष आप एक दलित नेता हैं। तो सवाल है, क्या है इसका पार्टी के बड़े अध्यक्ष की इतनी भी भूमिका नहीं थी कि वो प्रियंका गांधी जब पार्टी के कैंडिडेट के रूप में वहाँ नॉमिनेशन कर रही थी तो वो हो? क्या उनसे बढ़ के जो प्रायोरिटी दी गई थी गांधी परिवार को और पार्टी के अध्यक्ष को बाहर रखा गया था, इसके पीछे का इंटेंशन क्या हो सकता है वो तो बेहतर यही लोग बताएंगे। लेकिन ये चीजें जो राहुल गांधी का अभी तक ये बड़े बड़े स्लोगन के साथ ये बात कर रहे थे, वो उसको एक्सपोज किया है। एक्सपोज करने के साथ साथ अगर हम ये बात देखें तो कांग्रेस के कल्चर में जब सीताराम केसरी पार्टी के अध्यक्ष थे और सोनिया गांधी को जब लाया गया पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, तो किस तरह से सीताराम केसरी को स्टेज से नीचे उतारा गया, सीताराम केसरी की जिस तरह से बेइज्जती हुई, तो शायद आज लोगों को ये चर्चा करने का मौका मिल गया है कि क्या कांग्रेस पार्टी में परिवार को छोड़ के बाकी किसी भी लोगों की कोई अहमियत नहीं है, चाहे वो पार्टी के अध्यक्ष ही क्यों ना हो। ये एक सवाल तो कम से कम कांग्रेस को जो किरकिरी में डाल दिया है, जो आपने अपना आज का हेडिंग बनाया है। जी, निश्चित तौर पर संदीप त्रिपाठी इस पर ज़रूर जवाब देना चाहेंगे कि इसके पीछे की मंशा क्या थी, और अध्यक्ष बाहर, परिवार अंदर, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, कैसे जवाब देंगे इसका? आप लोगों में बुरा लगता है क्या संदीप त्रिपाठी जी, इस तरह का जब परिवारवाद सामने आता है और आपके पार्टी अध्यक्ष बाहर हैं, या सोनिया गांधी और उनके परिवार के प्रति आप लोगों को लगता है कि वही सब कुछ है, वो अंदर है तो ठीक है? नहीं, ये खड़गे जी का जो है ट्विटर हैंडल है और उन्होंने जो ट्वीट किया है, देखिए खड़गे जी आपको साथ में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर एक जगह पे जैसे अभी बताया गौरव भाटिया पूर्व एक्स सफाई महोदय जी ने, तो मैं तो ये कहूंगा कि भैया कम से कम हमारे यहाँ तो जो एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगता है ठीक है, मतलब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आप जैसे जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, आपको लगता है अगर अध्यक्ष बाहर है, परिवार के लोग अंदर है तो ठीक है? नहीं निखिल जी, मैं बताता हूँ, मुझे नहीं लगता कि 5 लोगों की जो सीमा की बात अभी की, मोदी जी के चुनाव में उस बात का जो है पूरी तरीके से फॉलो हुआ हो, या बहुत सारे बड़े नेताओं को ये नियम फॉलो होते हो, लेकिन वहां पर फॉलो करवाया इसलिए गया क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंदर न जा पाए। मतलब है और नहीं, तो जो फॉलो करवाया गया तो किन लोगों को अंदर लेकर जाना है? गठबंधन की है वहाँ, सरकार आपके गठबंधन की है, सरकार आपके गठबंधन की है संदीप जी, संदीप जी सरकार आपके गठबंधन की है, सरकार है, ठीक है संदीप जी, गठबंधन भी सरकार भी आपकी है, और 5 लोगों को किनको लेकर जाना है ये आप ही लोग तय कर रहे हैं। वायनाड भी आपका है, वहाँ का नेता भी आपका है, क्या बात करते हैं संदीप जी? एक्चुअली कांग्रेस वालों के, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, अभी तक जो नैतिकता का पाठ पढ़ा पढ़ लीजिए। अभी मैंने एक बार बीच में बोला तो आप नहीं बताइए, आप ही बताइए ना, सरकार तो आप ही की है, चलिए आप ही जवाब दीजिए, आप ही जवाब दीजिए, सरकार आप ही की है। बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ, मैं इसीलिए बैठा हूँ। हमारी सरकार बिल्कुल है, लेकिन डीएम कौन होता है, कैसे होता है, सरकार तय करती है। सरकार को सुन लीजिए,
किसके निर्देश पर वो काम करता है और किसकी प्रतिनियुक्ति पर जाता है, कौन उसको बुला सकता है, कौन नहीं बुला सकता, सबको पता अरे होता है। आप ये करेक्ट अरे करिए, कहां से बात लेकर जा रहे हैं? कौन प्रतिनियुक्ति कर रहा है, उससे क्या मतलब है? चुनाव आयोग का वो लागू। एक मिनट विनोद जी, नहीं विनोद जी एक मिनट। और दूसरी बात, आप इस बात को कहीं से कहीं लेकर जा सकते हैं। 5 लोगों को अगर अंदर जाना था तो रेहान को और रॉबर्ट वाड्रा को जाना जरूरी था। अध्यक्ष जी को अंदर नहीं ले सकते। इससे दिखा रहा है कि आप परिवार को प्रश्रय दे रहे हैं। निखिल, मैं एक मिनट जोड़ देता हूं। इसमें आप किसी सरकार को जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहरा सकते कि इलेक्शन कमीशन का जब एमसीसी लगता है, आप बड़े नेता हैं, कांग्रेस के जानकार आदमी त्रिपाठी जी, वहां पे सरकार की क्या भूमिका होती है? वहां सीधे सीधे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो वहां पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है या जो ऑफिसर के सामने में नॉमिनेशन हो रहा है तो उनको तय करना है, और वो एक रूल है कि 5 लोग से ज्यादा कभी भी नॉमिनेशन में नहीं होंगे। दरअसल विनोद जी ये सारी बातें संदीप जी को खूब पता है। सवाल उनसे जो है ये बात ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, वो इस चीज को। संदीप जी आप खाली ये बताइए कि आप लोगों को, आप पार्टी कार्यकर्ताओं में के खून में कभी उबाल आता है कि आपके पार्टी अध्यक्ष को बाहर कर दिया गया, एक लड़के को जो शायद अभी पता नहीं 18 के हैं भी कि नहीं है, उनको आप अंदर लेकर के आए हुए हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये जो दूसरी तरह की सियासत है, और आप कहां की बात कर रहे हैं? मैं जवाब निखिल जी देने के लिए बैठा हूँ। विनोद जी सवाल कर रहे हैं, मिश्रा जी सवाल कर रहे हैं, और आप 3 लोग। उसमें भी समस्या है। लेकिन उसके बावजूद आप जवाब कहां दे रहे हैं? जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, जवाब देने देंगे। हाँ दीजिए। जी, अभी आप ये कह रहे हो कि आपका खून उबाल मारता है कि नहीं मारता। देखिए, परिवार वाले जो लोग होते हैं ना, उनको परिवार के बारे में पता होता है कि बेटे को ले जाना चाहिए। वो ऐसे जो है राजनीतिक इवेंट में भी, कार्यक्रमों में, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राहुल जी छोटे थे, कार्यक्रमों में जाते थे। लेकिन अब जिसके परिवार में पता चला कि हमारे यहाँ कहावत है। ठीक है, मैं समझ गया। इससे ज्यादा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है। आपकी बात आ गई। आप कहने के राजीव गांधी के समय से है, राहुल गांधी सभाओं में जाया करते थे, तो आप लोग इसके आदी हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका पार्टी का अध्यक्ष कमरे के बाहर झरोखे की तरह झांक रहा है, और अगर आप ओके हैं तो ठीक है। मैं कौशल कांत मिश्रा जी से कमेंट चाहूंगा इसमें। जी निखिल जी, जिस तरीके से इंडी गठबंधन ने कांग्रेस ने को कट टू साइज किया है, वैसे ही उस परिवार ने पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कट टू साइज कर दिया है। जिस तरीके से उनके अध्यक्ष दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं, और बात ये नहीं है। और अरे सुनिए ना निखिल जी, सुनिए, आप तो अपनी बात कह चुके भाई। संदीप जी अपनी बात कह चुके, उत्तेजित मत होइए। निखिल जी, एक्चुअली कांग्रेस में परिवार के बाहर का कोई भी आए, चाहे वो दलित हो, वो बाहर रहेगा। सीताराम केसरी जी की बात बताई गई अभी आपने, उसी तरीके से आप देखिए, जब भी परिवार के बाहर का प्रधानमंत्री भी होता है, चाहे वो माइनॉरिटी के मनमोहन सिंह हो, उनको भी रोबोट की तरह चलाया जाता था, परिवार चलाता था। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, उनका क्या हाल कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने, उनकी बॉडी को अंदर नहीं जाने दिया गया था। तो कांग्रेस का कैरेक्टर है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कैरेक्टर है कि उनका खून उबाल नहीं मारता। क्योंकि उनमें खून है ही नहीं, उनका खून पानी हो चुका है। क्योंकि ये लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं, परिवार के पीछे ही खड़े हो सकते हैं। कांग्रेस में कोई दूसरा लीडर नहीं हो सकता। अब नया एडिशन आ गया रेहान के नाम पे, आप देखिएगा कांग्रेस इसी परिवार के पीछे रहेगी, क्योंकि किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में कोई ताकत ही नहीं बनी, उनका खून पानी हो चुका है। अरे संदीप त्रिपाठी जी कहाँ बोल रहे हैं? संदीप त्रिपाठी जी कहाँ बोल रहे हैं? कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? आप अपने दलित अध्यक्ष को दरवाजे के बाहर कर देते हैं। सीताराम केसरी जी की धोती खोल दी जाती है। अब मनमोहन सिंह जी हाथ जोड़े खड़े होते हैं, राष्ट्रपति हाथ जोड़े खड़े होते हैं। एक परिवार को बचाने के चक्कर में पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े होते हैं। यही अफसोस की बात है। यही अफसोस की बात है। ठीक है, चलिए, कोई मोर्चा नहीं बना रखा है। दरअसल आप इस बात का जवाब यही दे रहे हैं बार बार कि अगर वो परिवार अंदर है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, और दरअसल दिक्कत यही है। दिक्कत संदीप जी सुनिए, संदीप जी कहा कि अरे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, इंडियन नेशनल परिवार है, इंडियन नेशनल। संदीप जी बात सुनिए, आप डिबेट को खत्म करते हैं, लेकिन समस्या दरअसल इसी बात की है। समस्या दरअसल जी, ठीक है कौशल कांत मिश्रा जी, आपका भी पॉइंट आ गया।
और संदीप जी आपका भी पॉइंट आ गया। और दिक्कत दरअसल इसी बात की है कि आप लोग परिवार के प्रति वफादार हैं, पार्टी के प्रति नहीं। और जब दलित की बात करते हैं, दलित कहते हैं कि हम दलितों को अपना नेता मान रहे हैं, किस तरह से मुझे तो दया आती है कि किस तरह से दरवाजे से बाहर पार्टी के अध्यक्ष वो झांक रहे हैं कि क्या मैं भी अंदर आ सकता हूं, और आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं आप बाहर रहिए। और क्यों? क्योंकि रेहान और वाड्रा साहब अंदर हैं, परिवार अंदर है, सोनिया गांधी अंदर है, राहुल गांधी अंदर है, और प्रियंका तो खैर पर्चा ही दाखिल कर रहे हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतदाता भी इसको बहुत गौर से देख रहा है, वो इसको जरूर इस पर आकलन करेगा। बहुत शुक्रिया संदीप त्रिपाठी जी आपका, कौशल कांत मिश्रा जी आपका, विनोद मिश्रा जी आपका, और शिशिर सेलार आपका भी तमाम सारे अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे वक्फ पर जेपीसी हंगामे की हद पार। आखिर ये हंगामे की हद पार क्यों हुई, इसके पीछे की सियासत क्या है? जब हम कहते हैं कि इसके पीछे का एजेंडा क्या है, तो वो भी समझने की जरूरत है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी बैठक में मंगलवार को हुए हंगामे का विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जेपीसी में शामिल 3 भाजपा सांसदों ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। ओम बिरला को पत्र लिखा गया है 3 बीजेपी सांसदों ने। इस पत्र में 3 सांसदों ने मांग की है कि जेपीसी की बैठक के दौरान हुए हंगामे की जांच पूरी होने तक कल्याण बनर्जी को निलंबित किया जाना चाहिए। ओम बिरला को लिखे इस पत्र में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, अपराजिता सारंगी और अभिजीत गंगोपाध्याय ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में बीजेपी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से टीएमसी सांसद को लोकसभा से निष्कासित करने पर विचार करने का भी अनुरोध किया है और कहा है इस मामले को एथिक्स कमेटी में भेजा जाए। अपने पत्र में सांसदों ने कहा है कि वह कल्याण बनर्जी की गुंडागर्दी और अक्षम्य हिंसक व्यवहार के गवाह हैं और उन्हें कार्रवाई का सामना करना चाहिए। दरअसल सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक के दौरान ओडिशा के पर प्रेजेंटेशन चल रही थी। बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों सहित कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद थी। इस दौरान कल्याण बनर्जी बिना अपनी बारी के अपनी बात रखना चाहते थे। इससे पहले भी 3 बार वो ऐसा कर चुके थे और उनको करने दिया गया था। बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस बात पर आपत्ति